व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज डे 9 चल रहा है हमारा और डे 9 में हम लोग इंडियन इको की भी शुरुआत करने जा रहे हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बच्चों आपके पास इन ऑल 8 चैप्टर्स हैं जो कि बहुत ही शानदार तरीके से हम करेंगे। एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बस इंडियन इको में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगी, बट इसको आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये प्योरली थ्योरेटिकल है। तो इसकी सारी स्टोरीज मैं आपको सुनाऊंगा, सारी कहानियां मैं बताऊंगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसको हम रिलेट करेंगे और रिलेट करने के बाद बहुत शानदार तरीके से उसको लर्न करना है डेली का डेली। तो आज का टारगेट रहने वाला है आपका इंडियन इको का फर्स्ट चैप्टर अच्छे से लर्न कर लेना। जो भी बुक आप फॉलो करते हो एक बार रीडिंग लगा लेना एंड देन वी आर ऑल सॉर्टेड। ठीक है, तो चलो जल्दी से जाके अटेंडेंस लगा दो। शुरू करते हैं इंडियन इको चैप्टर नंबर 1। लेट्स बिगिन। बच्चों देखो, बुक का नाम ही क्या है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि हमारी इकोनॉमी का कैसे डेवलपमेंट हुआ। बट डेवलपमेंट तो चलो अभी चल ही रहा है, हम अभी तक डेवलपिंग नेशन ही हैं, बट कैसे एक्सप्लॉइटेशन हुआ तब से हम पढ़ना शुरू करेंगे। यानी हम लोग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हम आजाद हुए उस टाइम पे हमारा क्या सिचुएशन था। और इस चैप्टर में तो हम उससे पहले की भी बात करेंगे कि कैसे ब्रिटिशर्स ने हमें डिस्ट्रॉय करा, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने 200 साल तक हमें लूटा, किस तरीके से उन्होंने हमें बिल्कुल खोखला कर दिया इंटरनली। तो ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है क्या क्या कि हमारे पास व्हाट वाज द बेसिक पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। देखो बेटा, जो ब्रिटिशर्स थे ना वो बहुत ही चालाक थे। उनको दिख गया था कि इंडिया एक इतना बढ़िया, इतना जबरदस्त इकोनॉमी है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, रिच इन रिसोर्सेज, सोने की चिड़िया बोलते हैं इसको। तो कहीं ना कहीं इंडिया उनके लिए एक तो सबसे बड़ा एक ऐसा इकोनॉमी हो सकता है जो उनको मदद करेगा ग्रो करने में। दूसरा, वो अपने ही प्रोडक्ट्स इंडिया में बेच भी सकते हैं क्योंकि रेडीमेड मार्केट है, बहुत बड़ा मार्केट है। तो इंडिया को उन्होंने देखा कि हम इसको एज अ फीडर यूज कर सकते हैं। फीडर का मतलब जो उनको फीड करे, जो उनको रॉ मटेरियल भी दे, जो उनके लिए मार्केट भी बने अपना सामान बेचने के लिए। और उन्होंने देखा कि यहाँ पे लोग बिल्कुल इस तरीके से हैं कि अभी कोई पैसा वैसा नहीं है, इनको पता ही नहीं है, तो इनको बहुत इजीली हम लोग इन्फ्लुएंस कर लेंगे। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई इंडिया एक इतना बढ़िया चीज है, तो क्यों ना इस पर कब्जा किया जाए। तो देखो, पर्पस क्या था ब्रिटिश रूल का इन इंडिया वॉज टू यूज इंडियन इकोनॉमी एज अ फीडर इकोनॉमी, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। फाइनली आफ्टर 200 साल बेटा उन्होंने हमारे पे राज किया और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। बट इससे पहले आता है कि सर ब्रिटिश रूल शुरू कहां से हुआ। तो ध्यान रखना बच्चों, ब्रिटिश रूल शुरू हुआ बैटल ऑफ प्लाजी से। बैटल ऑफ प्लाजी जो है वो 1757 में लड़ा गया बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। वहां से ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में घुसना शुरू करा और धीरे धीरे इतने ही अंदर घुस गए कि पूरे देश पे कब्जा कर लिया। तो ये ब्रिटिशर्स का बेसिक पर्पस था। स्क्रीनशॉट लो। और क्यों आना चाहते थे मैंने आपको बता ही दिया। अब आता है बच्चों, हमारे देश में ऐसा क्या था कि ब्रिटिशर्स इतना अट्रैक्ट हो रहे थे। तो देखो, हमारी इकोनॉमी एक तो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। प्रॉस्पेरस का मतलब बहुत खुशहाल इकोनॉमी थी, सब लोग हैप्पी थे, सब लोग अपना अपना बढ़िया एग्रीकल्चर करते थे, अपने लिए ग्रो करते थे, बढ़िया मस्त खाना खाते थे घर में, एग्रेरियन थे। सारा का सारा मेजर पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी, जमीनों पे काम करते थे, ग्रो करते थे, आगे बढ़ते थे। तीसरा, बहुत ज्यादा पॉपुलर थे हमारे हैंडीक्राफ्ट्स। पहले समय पे राजा महाराजा को हाथ से बनी हुई चीजें, आर्टिस्टिक चीजें बहुत पसंद हुआ करती थी। हम आज भी देखते हैं ना, जब हम पुरानी जमाने की कोई पिक्चर वगैरह देखते हैं तो बड़े बड़े महल, उसके अंदर बड़ी बड़ी आर्टिस्टिक चीजें, हैंडमेड चीजें, तो हैंडीक्राफ्ट्स बहुत पसंद हुआ करते थे। अब हैंडीक्राफ्ट्स तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं थे, हमारे यहाँ पे एक से बढ़ के एक आर्टिस्ट हुए हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पॉपुलर थे हैंडीक्राफ्ट्स के लिए। तो पहला काम, हम प्रॉस्पेरस थे, एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे मेनली, और बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते थे। तो जो इंडस्ट्रीज थी वो मेनली हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्रीज थी। अब ब्रिटिशर्स ने देखा कि अच्छा प्रॉस्पेरस हो तो हम एक तो तुम्हें डिपेंडेंट इकोनॉमी बना देंगे कि तुम हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, तुम्हारा एग्रीकल्चर हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, तुम्हारे हैंडीक्राफ्ट्स हम डिस्ट्रॉय कर देंगे और अपने ब्रिटेन को ग्रो करेंगे। ये उनके दिमाग में आया।
तो उन्होंने इन तीनों चीजों को डिस्ट्रॉय करने की सोची। कैसे डिस्ट्रॉय करने की सोची बच्चों? यहां से लेके जाते थे रॉ मटेरियल, इंडिया से सारा रॉ मटेरियल लेके जाते थे। कैसे? ड्यूटी फ्री, यानी कि अगर इंडिया को एक्सपोर्ट करना है रॉ मटेरियल, कोई टैक्स नहीं। अगर वहां से उनका बना हुआ सामान, क्योंकि रॉ मटेरियल यहां से रॉ कॉटन ले गए, अब उनके पास तो मशीनें होती थी, हमारे पास मशीनें नहीं होती थी, मशीन से बना हुआ कॉटन क्लॉथ इंडिया में लेके आए, तो वो जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं फिनिश गुड, वो भी ड्यूटी फ्री होता था, उस पर भी कोई टैक्स नहीं, वो भी हमारे को फ्री में इंपोर्ट करने देते थे। लेकिन अगर हमें अपने हैंडमेड गुड्स बाहर बेचने हो, कहीं हम देश से बाहर बेचना चाहते हैं, वो बेचने नहीं देते थे, उस पर बहुत टैक्सेस लगाते थे। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स थे ना, वो बहुत चालाक थे। उन्होंने हमारी मार्केट में कंपटीशन पैदा कर दिया। कंपटीशन कहां से पैदा कर दिया? अपने जो मशीन मेड गुड्स लेके आ रहे हैं और हमें बाहर बेचने नहीं दे रहे, तो हम तो अपने देश के अंदर ही बंद के रह गए। और इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया कि धीरे धीरे हमारी हैंडीक्राफ्ट्स खत्म होती चली गई, धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज बंद होती चली गई। और जो एग्रीकल्चर है उसको खत्म करने के लिए उन्होंने कुछ अलग अलग सिस्टम्स चलाए, जो मैं अभी पढ़ाने वाला हूं आपको। तो मेन ध्यान रखना कि हम सप्लायर बन गए थे किस चीज के? रॉ मटेरियल के। और कंज्यूमर बन गए थे किस चीज के? फिनिश गुड्स के। यानी हम फिनिश गुड्स जो वो लोग बना के लाते थे उसको यूज करते थे। ठीक है, इसके बाद देखो लिखा हुआ है बच्चों, द इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल इज सब्जेक्ट टू कॉलोनियल एक्सप्लॉइटेशन। कॉलोनियल का क्या मतलब होता है? कि उन्होंने बोला कि हम लोग रूलर होंगे और तुम हमारी कॉलोनी होगे। कॉलोनी वो होती है जो किसी दूसरी इकोनॉमी की हेल्प करती है ग्रो करने में। ठीक है, अब किस तरीके से करा उन्होंने बच्चों? हमारे तीनों सेक्टर डिस्ट्रॉय करे। देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म करा, इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म करा, फॉरेन ट्रेड खत्म करा। तो इन तीनों को पढ़ के हमारा चैप्टर भी समाप्त हो जाता है। कैसे एग्रीकल्चर खत्म करा, कैसे इंडस्ट्री, कैसे फॉरेन ट्रेड। आओ वन बाय वन करके पढ़ते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर में देखो इन्होंने क्या करा बच्चों। एग्रीकल्चर में ब्रिटिशर्स लेके आए लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम, इसमें देखो गवर्नमेंट किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स ने बोला कि हम लोग एक ऐसा रिलेशनशिप बना देते हैं जिसमें सबसे ऊपर तो गवर्नमेंट ही है, बीजी। बीजी मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड का जो परमानेंट ऑनर है वो किसको घोषित करा? जमींदार्स को। जमींदार्स को बोला तुम लोग जमीन के परमानेंट ऑनर्स हो, आज से जमीन तुम्हारी है। ठीक है, लेकिन तुम जमीन के ऑनर तब तक रहोगे जब तक तुम हमें इस जमीन पे एक फिक्स्ड अमाउंट देते रहोगे। हमें तुम्हारे से एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ लगान चाहिए, हमें लगान चाहिए। यानी तुम जो हो ऑनर्स होगे, लेकिन ऑनर तब तक जब तक तुम हमें एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट देते रहोगे। और तुम अपनी जमीन पे गरीब किसान से, उनको टिलर्स बोलते हैं, तो तीसरी पार्टी बनी इस रिलेशनशिप में टिलर्स। इनसे तुम काम करवाओ, जितना मर्जी काम करवाओ, जितना मर्जी एक्सप्लॉइट करो इनको, चाहे इनको मारो पीटो, कुछ भी करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। शिकायत लेके कहाँ आएंगे? हमारे पास ही तो आएंगे, हम ही तुम्हें पावर दे रहे हैं, क्योंकि सरकार तो हम ही है। तो तुम जितना मर्जी इनसे काम करवाओ, लेकिन हमें हमारा फिक्स्ड अमाउंट देते रहो। तो वहां पे बच्चों टिलर्स का एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गया। इनसे बहुत ज्यादा, ये बेचारा गरीब किसान है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है, तो खाना खाने के लिए इसको कहीं ना कहीं काम तो करना पड़ेगा। तो ये जमींदार्स की जमीन पे काम करता था। जमींदार इनको दिन रात एक्सप्लॉइट करते थे, बहुत सारा काम कराते थे और बदले में पैसे के नाम पे कुछ भी नहीं देते थे। मतलब पैसा तो था ही नहीं, क्रॉप्स वगैरह देते थे, वो भी उतनी जितना बस इनका खाना चल सके। तो जमींदार्स ने बहुत बुरे तरीके से इनको एक्सप्लॉइट करा। इनके पास बस इतना ही पैसा या इतना ही खाना मिलता था कि ये अपना जिंदा रह सके। बाकी पैसा सारा या बाकी क्रॉप सारी इनके पास जाती थी, जिसमें से ही एक फिक्स्ड अमाउंट इनको देके बाकी इंजॉय करते थे। तो कहीं ना कहीं बच्चों अगर देखा जाए तो इन दोनों के मजे आ रहे थे। ये बेचारा गरीब मर रहा था और ये अपने एंजॉयमेंट में स्पेंड करते थे सारा, और ये अपनी वॉर पे स्पेंड कर देते थे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था। तो देखा जाए तो एग्रीकल्चर के लिए तो कोई भी कुछ नहीं कर रहा। धीरे धीरे एग्रीकल्चर हमारा डिस्ट्रॉय होता चला गया इस सिस्टम की वजह से, और किसान बेचारा गरीब कर्जे के नीचे दब गया, क्योंकि उसके पास कुछ होता तो था नहीं। उसको अगर घर का कुछ भी खर्चा करना है तो लोन्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। तो बेचारे किसान पे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया, जो आज तक हम किसानों पे देखते हैं। देखो क्या है, अंडर दिस सिस्टम जितने भी प्रॉफिट्स होते थे एग्रीकल्चर से, वो जमींदार को जाते थे इन द फॉर्म ऑफ लगान। इस लगान का एक पोर्शन वो किसको देते थे? गवर्नमेंट को देते थे। जमींदार्स को ऑनर डिक्लेयर किया गया था और उनको एक फिक्स्ड अमाउंट देना होता था सरकार को, और वो फ्री थे कि कितना भी एक्सट्रैक्ट करो टिलर्स से। तो इस तरीके से बच्चों एग्रीकल्चर धीरे धीरे समाप्त होता चला गया। दूसरा,
उन्होंने हमारे एग्रीकल्चर को बच्चों कमर्शियलाइज कर दिया। कमर्शियलाइज का मतलब होता है कि पैसा बनाने वाला सिस्टम बना दिया। हमारा एग्रीकल्चर जो है वो सबसिस्टेंस हुआ करता था। सबसिस्टेंस का मतलब बस ग्रो करते थे, अपने लिए फसल ग्रो करते थे, उगाई फसल घर में खाई और बस खत्म, ऐसे चला करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने हमें फोर्स करा कि ये बेकार है, क्या तुम ये व्हीट राइस ग्रो करते रहते हो, तुम ऐसी क्रॉप्स ग्रो करो जिससे तुम पैसा बना सको, जिसको तुम मार्केट में बेच सको। तुम चाय उगाओ, कॉफी उगाओ, टी में, कॉफी में, इंडिगो में डील करो। अब बच्चों ये क्रॉप्स में पैसा तो बनता है, लेकिन ये लैंड को भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट करती हैं। तो ब्रिटिशर्स ने हमें फोर्स करा कि आप ऐसी चीजें ग्रो करो, और उस टाइम पे पैसा तो वो बहुत सारा हमारे से जनरेट करते ही थे। तो कहीं ना कहीं अपने बेनिफिट के लिए उन्होंने हमें फूड क्रॉप से कैश क्रॉप्स पे डाल दिया। इससे हमारी लैंड भी खराब हुई और पैसा भी बहुत सारा ब्रिटिशर्स ले जाते थे। तो देखो लिखा हुआ है, इट मीन्स द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। हमें सबसिस्टेंस से उन्होंने कन्वर्ट कर दिया किस पे, कमर्शियल चीज पे। देन लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमारे पास प्रोडक्टिविटी नहीं थी बच्चों, जमीन में आउटपुट नहीं आता था। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, कोई फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड नहीं थे, और कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था इस चीज के ऊपर। चौथा फीचर क्या है बच्चों हमारे एग्रीकल्चर का? इन्वेस्टमेंट नहीं थी। कोई भी इन्वेस्ट नहीं करता था एग्रीकल्चर के अंदर, किसी भी तरीके से पैसा खर्च करने के लिए कोई तैयार नहीं था। मैंने बताया ना, जमींदार भी मौज ले रहे हैं, गवर्नमेंट भी मौज ले रही है। कौन पिस रहा है? हमारी खेती, हमारा एग्रीकल्चर और हमारा गरीब किसान। तो ये चीज, ये बच्चों 4 प्रॉब्लम्स है जो आपको एग्रीकल्चर में लिखनी है। ठीक है, परफेक्ट। चलो सर, अब इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर बात करें तो इंडस्ट्री को भी बच्चों उन्होंने बहुत सिस्टमैटिक वे में डिस्ट्रॉय करा। कैसे सिस्टमैटिक वे में डिस्ट्रॉय करा? मैंने आपको अभी बताया कि यहां से वो लोग रॉ मटेरियल लेके जाते थे और वहां से बने बनाए मशीन मेड गुड्स लेके आते थे। अब हम लोग को दिखता था कि मशीन मेड गुड्स तो यार बहुत साफ सुथरे होते हैं, उनके रेट्स भी जेन्युइन है, और इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा था, हैंड से बने हुए चीज़ों में टाइम लगता है यार। हाथ से बने हुए चीज़ें, अब जैसे आपके घर में, मुझे नहीं पता, मेरी दादी जो है वो स्वेटर बनाती थी घर पे मेरे लिए, मेरे भाई के लिए, तो उसको बनाने में कई कई दिन लग जाते थे। अब आप सोचो कि एक मशीन एक स्वेटर कितनी देर में बनाती है? फटाफट बना देती है। तो मशीन का तो कोई मुकाबला ही नहीं है ना यार। तो ब्रिटिशर्स जो थे धीरे धीरे हमारे देश के अंदर मशीन मेड गुड्स की लोगों को आदत डालते गए। मशीन मेड गुड्स लोगों ने अडॉप्ट करने शुरू कर दिए। हैंडीक्राफ्ट्स कोई खरीद नहीं रहा था, हैंडमेड सामान कोई खरीद नहीं रहा था। तो धीरे धीरे हमारी जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो सारी बंद होने लगी। तो देखो लिखा हुआ है, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और उससे मॉडर्न इंडस्ट्रीज को यूज करके बढ़िया सामान बना के लाते थे। तो फिनिश गुड्स कहाँ बेचते थे? इंडिया में। खूब पैसा जनरेट करते थे और हमें एक्सपोर्ट करने नहीं देते थे। तो हम तो एक लिमिट में रह गए, छोटी सी। दूसरा पॉइंट क्या है? इंडस्ट्रीज धीरे धीरे खत्म होती चली गई, तो धीरे धीरे जीडीपी में इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन गिरता चला गया। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है बच्चों, इंडस्ट्रीज खत्म हो गई तो प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, जीडीपी में कुछ भी जनरेशन नहीं हो रहा था, ये तो हमने पीछे भी पढ़ा। चौथा क्या आता है? अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। जितने भी लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में थे वो सब बेरोजगार हो गए, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिला। और हम डिपेंडेंट हो गए फिनिश गुड्स की इंपोर्ट के लिए। देखो उनका, मैंने शुरू में बताया ना, उनका पर्पस था हमें डिपेंडेंट बनाना। हम डिपेंडेंट हो गए फिनिश गुड्स के लिए, उनके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, यूएस के ऊपर फूड ग्रेन्स के लिए डिपेंडेंट हो गए थे, क्योंकि फूड ग्रेन्स बन नहीं रही थी। क्या बन रहा था? चाय कॉफी बना रहे थे हम तो ब्रिटिशर्स ने हर तरीके से हमें एक्सप्लॉइट किया। ठीक है बच्चों। देन वी हैव कि हमारे पास कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज भी नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? जो फर्दर और मशीनें बनाती हैं। कौन सी होती हैं कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज? जो फर्दर और मशीनें बनाती हैं। जैसे ट्रैक्टर बनाने वाली इंडस्ट्री, अब वो क्या करेगी? ट्रैक्टर बनाएगी, ट्रैक्टर से और प्रोडक्शन होगा। थ्रेशर बनाने वाली, हार्वेस्टर बनाने वाली, बड़ी बड़ी मशीनें बनाने वाली इंडस्ट्रीज, वो मशीन्स पे मशीन्स बनाती हैं, उससे फर्दर प्रोडक्शन होता है। हमारे पास वो भी नहीं थी। कैपिटल गुड इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्रीज विच कैन प्रोड्यूस मशीन्स, टूल्स, जो हमें हेल्प करेंगी और फर्दर प्रोडक्शन बनाने में, लेकिन नहीं थी हमारे पास। उसके साथ साथ बच्चों पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट तो कुछ कर ही नहीं रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो चाहती नहीं थी कि हम ग्रो हों। उन्होंने बस हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, जैसे रेलवे बनाया, कम्युनिकेशन बनाया, पोर्ट्स बनाया, लेकिन वो भी इन्होंने ये सोच के नहीं बनाया था कि इंडियंस की भला हो। उन्होंने सोचा था कि हम कैसे अपना सामान देश विदेश में पहुंचा पाएंगे, पूरे इंडिया में कैसे सप्लाई करेंगे, तो रेलवे तो चाहिए। आर्मी को कैसे इधर से उधर लेके जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए। बात कैसे इधर से उधर लेके जाएंगे, कम्युनिकेशन तो चाहिए। तो अपने बेनिफिट के लिए बच्चों उन्होंने ये सब डेवलप करा। अब आ रहा है बच्चों हमारे फॉरेन ट्रेड का क्या हाल था ब्रिटिश रूल में।
तो फॉरेन ट्रेड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मेजर चीज़ें कि फॉरेन ट्रेड में हम ट्रेड जो है मेनली ब्रिटेन के साथ कर रहे थे, सारा का सारा मोनोपोली मैक्सिमम हम ब्रिटेन के साथ कर रहे थे। और ट्रेड में क्या, हमारे पास से रॉ मटेरियल जा रहा था, हम एक्सपोर्टर बन चुके थे रॉ मटेरियल के, और हम क्या इंपोर्ट करते थे, फिनिश गुड्स। तो देखो उन्होंने हमें डिपेंडेंट बना दिया, मोनोपोली कर दी एक ही कंट्री के साथ। तो जो इतना बड़ा देश, जो राजा हुआ करता था, किंग हुआ करता था इंडिया पूरे वर्ल्ड में, आप सोचो एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड की जीडीपी में हमारा पोर्शन मैक्सिमम हुआ करता था। तो इंडिया तो इतना बड़ा था, धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने खत्म करा हमें, राइट। और इंडिया की वेल्थ सारी ड्रेन कर दी, वेल्थ का मतलब हमारे रिसोर्सेज, गोल्ड वगैरह सब ले गए यहाँ से, तो बहुत सारी ड्रेन कर दी हमारी वेल्थ, ठीक है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बच्चों अगर बात करें, ऑक्यूपेशन का मतलब काम धंधा, हम लोग क्या करते थे, तो मैं आपको बताऊं मेनली एग्रीकल्चर, 75% लोग एग्रीकल्चर में थे, और उसके बाद जो बचे हुए 25% लोग हैं कुछ मैन्युफैक्चरिंग में और बाकी सर्विस सेक्टर में थे। ये मान लो कि 10% लोग मैन्युफैक्चरिंग में और 15% लोग बचे हुए सर्विस सेक्टर में थे। देखो क्या है हमारे पास, हमारा अगर हम बात करें ऑक्यूपेशन की, तो एग्रीकल्चर जो है वो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन था। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड लगभग 75% लोग एग्रीकल्चर पे बेस्ड थे। ग्रोथ काफ़ी अनबैलेंस थी बच्चों, अनबैलेंस का मतलब कुछ एरियाज डेवलप्ड हैं, कुछ एरियाज डेवलप्ड नहीं है, वो तो हम आज तक देखते हैं, अनबैलेंस्ड है। इंडस्ट्री बहुत ही ना के बराबर, लगभग 9% लोग इंडस्ट्री में एंगेज थे, बाकी सब सर्विस सेक्टर में थे। उसके बाद बच्चों रीजनल वेरिएशन था, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में वर्कफोर्स कम हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में, और कहाँ बढ़ गया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। तो रीजन वाइज, अब जैसे हम बात करें पंजाब हरियाणा में, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे लोग हैं, है ना। तो रीजन वाइज जो वेरिएशन है वो था हमारे देश में शुरू से। इसका स्क्रीनशॉट लेना है बच्चों। इसके बाद बच्चों इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो ब्रिटिशर्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करा था, ये हमने पीछे भी पढ़ा, रेलवेज, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट, रोडवेज, कम्युनिकेशन, ये सब तो ब्रिटिशर्स ने हमारे लिए डेवलप कर दिया था। लेकिन उनका पर्पस जो था वो क्या था, इंडियन पीपल को बेनिफिट देना नहीं था, लेकिन अपने फायदे के लिए। रोड्स क्यों डेवलप करी थी, मैंने आपको अभी पीछे बताया। रोड्स उन्होंने डेवलप करी थी कि मेनली वो आर्मी को सब जगह ले जा पाए, अपनी आर्मी को मोबिलाइज कर पाए, वो इंडिया से रॉ मटेरियल सब जगह ले जा पाए, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन तक ले जा पाए। तो कहीं ना कहीं तो बच्चों रोड्स चाहिए थी ना, राइट। रेलवेज क्यों डेवलप करे थे, ताकि पूरा कंट्रोल बना पाए वो इतनी बड़ी इंडियन टेरिटरी पे। इतनी बड़ी टेरिटरी पे कंट्रोल बनाने के लिए रेलवे तो चाहिए ना। उसके साथ साथ पैसा कमा पाए वो फॉरेन ट्रेड से, उसके साथ साथ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कर पाए ब्रिटिश फंड का इंडिया में। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बच्चों, तो ब्रिटिशर्स अपने बेनिफिट के लिए ही ये सब बना रहे थे। टेलीग्राफ वगैरह क्यों बनाया था, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाए वो लोग। तो आपको पता होना चाहिए कि जितना भी ये इंफ्रा है उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ही बनाया था। उसके बाद बच्चों, क्या ब्रिटिशर्स के हमारी इकोनॉमी में कुछ पॉजिटिव्स हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिशर्स की हमारे को क्या देन है। तो सबसे पहले ध्यान रखना, सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है वो बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवेज है। ब्रिटिशर्स ने हमें रेलवेज डेवलप करके दिया, रोड्स डेवलप करके दिया, तो ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेटर हो। दिस इज द बिगेस्ट पॉजिटिव्स जो हम ब्रिटिशर्स से ले सकते हैं। नंबर 2, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर काफ़ी ग्रो हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर में अब उन्होंने कमर्शियलाइज कर दिया था, हम पैसा कमाने लगे थे, फार्मर का आउटलुक चेंज हो गया था। तीसरा, फेमाइंस पे हम कंट्रोल कर सकते थे, कहीं भी सूखा पड़ता है, कोई कैलेमिटी आती है, तो हमारे पास क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन डेवलप था तो हम फटाफट हेल्प पहुंचा सकते थे। मॉनेटरी एक्सचेंज पे आ गए थे, हमारी इकोनॉमी में अब पैसे की बात होने लगी थी, लोग पैसे की तरफ जाने लगे थे। और एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी इफेक्टिव था, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, सब ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी डेवलप कर दिया था। ये सारे बच्चों ब्रिटिशर्स के हमें को सबको बेनिफिट हैं सबसे ज़्यादा। देन अगर हम बच्चों बात करें कि इंडियन इकोनॉमी थी कैसी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो ये हमारी इकोनॉमी के कुछ फीचर्स हैं बच्चों। जैसे सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी कॉलोनियल इकोनॉमी हो चुकी थी। कॉलोनियल का मतलब कि हम किसी की कॉलोनी है और वो हमारे रूलर हैं। तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ इस तरीके की इकोनॉमी थी जिसका खुद कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, सारी की सारी वेल्थ ड्रेन हो चुकी है, और हम किसको सपोर्ट कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स को। नंबर 2, सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल का मतलब होता है बच्चों, हमारे देश में अब 2 क्लास डेवलप हो चुकी थी। एक वो क्लास जो जमींदार हैं, जो मालिक लोग हैं, और एक वो क्लास जहां पे कहीं ना कहीं सिर्फ गरीब किसान है। इसका मतलब देश में 2 प्रकार के सिस्टम चल रहे थे, कहीं ना कहीं जमींदारी सिस्टम भी चल रहा था
और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ्रीडम भी मिल चुका था क्योंकि ब्रिटिशर्स जा चुके थे। तो जब भी ये दो क्लासेस डेवलप हो जाती है ना कि जमींदारी सिस्टम भी है कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं नहीं भी है, तो इसको हम सेमी फ्यूडल इकोनॉमी बोल देते हैं। इकोनॉमी हमारी स्टेगनेंट थी। स्टेगनेंट का मतलब बच्चों एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर या तो नो ग्रोथ है या बहुत स्लो ग्रोथ है, बहुत धीरे 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 ग्रोथ हो रही है या ग्रोथ हो ही नहीं रही, उसको स्टेगनेंट इकोनॉमी बोलते हैं। बैकवर्ड हो चुके थे, बहुत पिछड़ चुके थे, आगे बढ़ने की तो क्या ही बात करें, डिस्ट्रॉय कर दिया उन्होंने। डिप्लीटेड हो चुके थे। डिप्लीटेड का मतलब जिसके सारे के सारे रिसोर्सेज ड्रेन हो चुके हैं, सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करे जा चुके हैं। गोल्ड माइंस में गोल्ड नहीं है, कोल माइंस में कोल नहीं है, मतलब हर तरीके से उन्होंने हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा। और एम्प्यूटेटेड हो चुके थे। एम्प्यूटेटेड का मतलब बच्चों बटे हुए। ब्रिटिशर्स ने रूल कैसे करा, डिवाइड एंड रूल, लोगों को बांट दो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कलर, कास्ट, जेंडर, बंटवारे कर दिए। भाई साहब तेरा धर्म ये है, तेरा धर्म ये है, तेरा धर्म ये है। तो बंटवारे के चक्कर में वो हमें बांटते चले गए, हम आपस में लड़ते चले गए और ब्रिटिशर्स रूल करते चले गए। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमें सबसे पहले इस प्रॉब्लम से लड़ना है। ये आज भी है, आज भी हम लोग छोटी छोटी चीजों पे खुद को बांट लेते हैं। नहीं भाई, अल्टीमेटली किसी का भी हाथ कट करोगे तो ब्लड तो रेड ही निकलेगा, है ना। तो बटना नहीं है, डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड। हमें एक साथ रहना है, तभी तो हम वर्ल्ड पावर से लड़ पाएंगे, इंडिया को आगे ले जा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चों ब्रिटिशर्स ने हमारी इसी वीकनेस का फायदा उठाया था। ठीक हो गया। उसके बाद आता है बच्चों डेमोग्राफिक प्रोफाइल। क्या था इंडिया का डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि बर्थ रेट बताओ, डेथ रेट बताओ, लिटरेसी रेट बताओ, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बताओ और इस तरीके की पॉवर्टी रेट बताओ। ये सब डेमोग्राफिक्स में आता है। देखो डेमोग्राफिक्स में क्या आता है। डेमोग्राफिक्स में बच्चों अगर हम बात करें तो बर्थ रेट हाई था 48%, डेथ रेट भी हाई था, दोनों ही हाई थे। बर्थ रेट यानी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही थी, डेथ रेट क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी तो बहुत सारे लोगों की बेचारों की डेथ भी हो जाती थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम पे लगभग 32 साल का था, यानी कि एक एवरेज बेसिस पे एक इंसान 32 ईयर्स जिएगा। आज की डेट में 69 हो चुका है, बहुत इंप्रूव हो चुका है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ही कम लाइफ एक्सपेक्टेंसी हुआ करती थी। हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही पुअर थी, कोई वैक्सीनेशन नहीं होता था, किसी तरीके कोई इलाज नहीं होता था। आज भी कौन सा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी उस टाइम से बहुत बेटर है हेल्थ फैसिलिटीज़। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बच्चों बहुत हाई था। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का मतलब है कि बच्चे की डेथ हो जाना बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल से पहले पहले बच्चे की डेथ हो जाना, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी। वो बहुत हाई था, 1000 में से 218 बच्चों की बेचारों की 1 साल से पहले पहले डेथ हो जाती थी। अभी 2022 में ये 27 पे आ चुका है नंबर, 1000 में से सिर्फ 27 बच्चे। तो कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटीज बेटर तो हुई हैं। लिटरेसी रेट ना के बराबर था, लगभग 16% था कि 100 में से सिर्फ 16 ही लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख पाते थे। और ये एजुकेशन नहीं है, लिटरेसी है, सिर्फ रीड एंड राइट। और फीमेल में तो सिर्फ 7%। तो बहुत ही खराब लिटरेसी रेट था बच्चों। और गरीबी तो वाइड स्प्रेड थी, पॉवर्टी तो बहुत ज़्यादा थी। ये हमारे देश के बच्चों डेमोग्राफिक्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसी के साथ बॉयज़ एंड गर्ल्स हमारा चैप्टर नंबर 1 समाप्त। कुछ छोटी छोटी सी 1-2 चीज़ें और हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है, जैसे 1881 पहला ऑफिशियल सेंसस, जो फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस है, यानी जो पहली पॉपुलेशन है, काउंट कब हुई थी 1881 में। और उसके बाद डिसाइड हुआ कि हम हर 10 साल के बाद उसको काउंट करा करेंगे। तो 1881 से हर 10 साल के बाद पॉपुलेशन काउंट होती है, इसको हम पहला ऑफिशियल सेंसस बोलते हैं बच्चों। उसके बाद रेलवेज कब डेवलप हुआ, 1850, ध्यान रखना 1850 में रेलवेज डेवलप हुआ था। उसके बाद ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसको बोलते हैं, 1921। 1921 को बच्चों ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड बोलते हैं क्योंकि 1921 से पहले ये डेमोग्राफिक्स अलग चल रहे थे और 1921 के बाद डेमोग्राफिक अलग से चेंज हो गए। इन सब में ड्रास्टिक चेंज आया। तो 1921 के बाद बोला हमने सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और 21 से पहले फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ये सब आपको याद रखना है बच्चों। एक छोटा सा टॉपिक और होता है लर्न रखने वाला कि उस टाइम पे कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारे देश की नेशनल इनकम एस्टिमेट करने की कोशिश करी थी, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं दादा भाई नौरोजी, फ्रिंडले शराश, VKRV राव, RC देसाई, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट थे वो थे डॉक्टर राव। तो जो डॉक्टर VKRV राव है उसका आपको कंट्रीब्यूशन ध्यान रखना है कि सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा, सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट नेशनल इनकम का कैलकुलेशन उन्होंने ही किया था। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं जो आपको याद रखने हैं और चैप्टर 1 आपका पूरा ही समाप्त हो जाता है। अब जो भी बुक आप पढ़ते हो, कोई भी बुक आपके पास होगी, उससे एक बार रीडिंग ज़रूर लगाना,
उसके पीछे की बैक एक्सरसाइजेस एक बार जरूर लगाना। आज चैप्टर 1 अच्छे से लर्न करना है और टॉपिक समाप्त। कल मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ, एक और नए दिन के साथ, और ऐसे ही पढ़ते रहना और आगे बढ़ते रहना। थैंक यू सो मच एवरीवन। कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।